हेलो बच्चों, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कोई सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, तो हमको वो आसानी से समझ में क्यों नहीं आता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा 10th क्लास पास करके जब हम 11th में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि विषय जो है बड़ा कठिन है, हमें आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, या केमिस्ट्री के अलावा भी अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जो भी आप नया विषय पढ़ रहे हैं, तो उस विषय को पढ़ते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी विषय हमको आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी विषय को समझने की कुछ तो कॉमन सी चीजें होती हैं, और कुछ किसी विषय विशेष की अपनी विशेषता होती है, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना नेचर होता है, अपना एक गुण होता है। कुछ के अपने तरीके हो सकते हैं याद करने के, सीखने के, समझने के। लेकिन कुछ सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं, तो उस विषय को हम किस तरीके से पढ़ें कि वो विषय या वो टॉपिक हमारा आसानी से समझ में आ जाए। तो हम एक सामान्य सी बात करते हैं। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमें भी कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं, बच्चों के माध्यम से आती हैं या गार्जियंस के माध्यम से आती हैं कि विषय जो है वो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार हमने ये देखा, उसको प्रयास किया कि उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसमें कई बार हमने ये भी प्रयास किया कि हम बच्चों से उसका फीडबैक लें कि बच्चे जब विषय को पढ़ रहे हैं, नया विषय जब पढ़ रहे हैं, तो वो उस विषय को किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्या अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो कहाँ पर कमी उसमें होती है, या कहाँ पर निकल करके कमी निकल करके आई, वो हमने भी उसमें देखा। तो उन सब चीज़ों पर आधारित होकर के हम एक छोटा सा ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इससे कुछ मदद मिले कि जब आप नया विषय कभी पढ़ते हैं या नया सब्जेक्ट कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके से आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो पहली जो प्रक्रिया हमारी सीखने की होती है कि हम चीज़ों को, जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले उनको पहचानना सीखता है, चीज़ों को पहचानना सीखता है धीरे धीरे। जब वो लर्निंग प्रोसेस में होता है तो उसको पहचानना सीखता है, फिर वो शब्दों को बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे निचली कक्षाओं में उन उन शब्दों को फिर वो लिखना सीखता है। तो ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो हम बचपन से करते आते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, जब हम किसी बड़े सब्जेक्ट में भी जाते हैं या बड़ी क्लास में भी जाते हैं, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, तो ये हमें अपनानी होती है। कहने का मतलब यहाँ पर हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, माना यदि कोई बच्चा 10th क्लास करके 11th में, कक्षा 11 में केमिस्ट्री पढ़ने जाता है, तो उसके लिए ये सलाह होती है कि अभी यदि उसको ये पता है कि कल हमको केमिस्ट्री का यदि प्रारंभिक पहला चैप्टर यदि पढ़ना है, तो वो उससे पहले क्या करे कि आपके पास जो भी माना एनसीईआरटी की किताब है या जो भी पुस्तक आप रखते हैं, तो आप सामान्य रूप से पहला स्टेप हमारा ये आता है कि हम उसको पढ़ लें, एक रीडिंग कर लें आप। तो पहला हमारा जो है एक पॉइंट हमने बना रखा है कि आप उसको सामान्य रूप से पढ़ लें, क्योंकि रीडिंग पढ़ना तो आपको आता ही है, पहले से आपने सीखा है। तो आप उसको सामान्य उसके 2-3 पॉइंट, क्योंकि एक दिन की क्लास में आपके टीचर जो है कितना पढ़ाएंगे आपको, दो पन्ने, 3 पन्ने या 4 पन्ने, तो जितना भी आपको संभव लगता है आप उतने पन्ने एक तरह से रीडिंग कर लें। तो उससे क्या होगा कि कुछ नए शब्द आपको मिलेंगे, शब्द को सीखने की आपकी कुछ जानकारी मिलेगी, आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो हो सकता है आपने हाई स्कूल तक में नहीं सुने हो, नहीं सीखे हो, तो वो नए शब्द आपको मिलेंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि जो नए शब्द आपको मिले हैं, वो आप क्लास को पढ़ते समय अपने सब्जेक्ट टीचर से उसको पूछ सकते हैं, तो आपकी शंका का समाधान हो जाता है। एक तो पढ़ने का फायदा ये होता है, दूसरा आपका क्या होता है कि उस सब्जेक्ट से एक तरह का परिचय हो जाता है, आप उस सब्जेक्ट के नजदीक चले जाते हैं, तो वो समझने में आपको आसानी देता है। दूसरा चीज क्या होती है कि लिखना, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको समय मिलता है, तो आपको उसका एक छोटा सा अपनी तरफ से आप लिखने का अभ्यास कर लें पहले से ही। कोई चीज उसमें ऐसी आ रही है, कोई माना फॉर्मूला किसी में आ रहा है, कोई ऐसी चीज, कोई स्ट्रक्चर किसी में बना हुआ आ रहा है, तो आप पूर्व अभ्यास के रूप में वो भी आप कर रहे हैं, तो वो भी आपको हेल्प करता है। फिर जब आप इतना पूर्व अभ्यास करने के बाद में अगले दिन जब क्लास में उस चैप्टर को पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पहली बात ये होती है कि आप उस लेक्चर को आसानी से सुने और समझें। ये तीसरा स्टेप होता है कि जब आप कक्षा में जाते हैं, तो अध्यापक की या अपने टीचर की बात को आप ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। अगर आप प्राइमरी पहले और दूसरे स्टेप को
करके गए हैं, तो आप ये मान के चलिए और आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको क्या होगा कि वो बाकी बच्चों की तुलना में वो टॉपिक जो आपके गुरुजी आपको समझा रहे हैं, वो टॉपिक उनकी तुलना में बहुत आसानी से समझ में आएगा। कई बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो पूरा टॉपिक जो वो पढ़ाएंगे, अन्य लोगों को अगर हमारा 25% समझ में आएगा तो आपको वो 75% समझ में आ जाएगा, और बाकी जितना बचा होगा जो आप अगला स्टेप जब करेंगे तो वो फिर आपको 100% आ जाएगा। तो तीसरा ये महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जब आप कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में जाते समय बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको बिना कुछ लिखे, बिना कुछ और डिस्टरबेंस किए हुए अपने अध्यापक की बात को आसानी से आपको ध्यानपूर्वक उसको सुनना है और उसको समझने का आपको प्रयास करना है कि वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर बच्चे ध्यान अक्सर नहीं देते हैं, क्योंकि क्लास में कोई डिस्टरबेंस करता है, कोई बातचीत करता है, किसी का ध्यान कहीं और लगा हुआ रहता है। क्योंकि टीचर जो क्लास में बोलता है इसको सुनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी टीचर जो होता है वो ये प्रिपेयर्ड होके नहीं आता है एकदम से कि वो कितने शब्द बोलेगा, ऐसा बहुत कम होता है। अपनी क्लास की तैयारी करके हर अध्यापक आता है, परंतु ये नहीं होता है कि वो उसके साथ में अपने अनुभवों को जोड़ करके आपको कक्षा की क्लास वो देते हैं, अपना लेक्चर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप उसकी बात को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। तीसरा स्टेप करने के बाद में, जब आपका तीसरा स्टेप हो जाता है तो चौथे स्टेप में जब आपकी क्लास हो जाती है, तो क्लास के बाद जब आप घर जाती हैं तो आप उसका नोट्स बनाइए। उस टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने कक्षा में यदि कोई बातें आपने नोट की हुई हैं या अध्यापक के द्वारा आपको लिखाई हुई हैं, उन बातों के साथ में आप अपनी कोई एक पुस्तक लेकर के उसका अपनी भाषा में नोट्स बनाइए। आपको जो बात समझ में आई है उस बात को लेकर के आप उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना के क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको वो क्या लगेगी, वो भाषा किसी किताब की भाषा नहीं लगेगी, वो आपकी अपनी भाषा हो जाएगी, क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया है। तो वो आपको किताब की तुलना में ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक हो गया। अब नोट्स आपने बना लिया। नोट्स बनाने के बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है उस टॉपिक को आपने कितना समझा। ऊपर आपने सुना, सुनने के बाद समझा, फिर यहाँ पर दोबारा हमने लिखा है सुनने के बाद में इसको सीखना। सीखा कि नहीं सीखा ये कैसे पता चलेगा कि आपने वो टॉपिक, अब इतने स्टेप आपने कर लिए। तो सीखने की, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, सीखने का मतलब है कि सीखने का, कि उसको आपने उस टॉपिक को वास्तव में सीखा कैसे है। सीखने के लिए क्या होता है, सीखने का अगला जो स्टेप है कि उसको अप्लाई करना। अगर आपने थ्योरी कोई है तो थ्योरी को आप कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का एक सिंपल सा एक तरीका है कि आप छोटे छोटे कम से कम उसके 5 प्रश्न बनाइए। कम से कम 5 प्रश्न। अगर हमारा कोई थ्योरेटिकल है, किसी थ्योरी सिद्धांत पर कोई क्लास आपको दी हुई है, तो उस सिद्धांत से संबंधित यदि आपको प्रश्न मिलते हैं तो ठीक, अगर नहीं मिलते हैं तो भी आपको अपने स्तर से कम 5 प्रश्न आप बनाएं और उनके उत्तर को अपने नोट्स में ढूंढेंगे, तो आपको क्या होगा, वो टॉपिक आपका सीखा जाएगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे आप, अप्लाई करिए। अप्लाई करने का मतलब है कि उसको आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। आप क्वेश्चंस को ढूंढे, या तो पुस्तक में उससे संबंधित क्वेश्चन ढूंढे तो उससे आपको आंसर अप्लाई करें, उसके आंसर को ढूंढेंगे तो वो अप्लाई करना हो गया, या खुद से प्रश्न बनाएं और उसके उत्तर को ढूंढेंगे तो भी आपका वो टॉपिक क्या होगा, उसमें अप्लाई करना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है कि उसको याद करना। फिर आप उसको, जब इतनी चीजें हो जाती हैं तो आपका ये समझिए कि ऑलमोस्ट आपका 60-70% तो वो टॉपिक आपको एक तरह से याद हो ही गया है। उसके बाद भी अगर कोई चीज रह जाती है तो फिर उसको आप उसको याद कर लेना है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्टेप ये भी होता है कि आप उसको फिर समय समय पर दोहराएं। अगर कुछ समय बाद आप दोहराएंगे, अगर कुछ समय बाद 3 बार 4 बार उस टॉपिक को यदि आप दोहराते हैं तो आपको ये कुछ समय बाद ऐसा पता चलेगा, आपको खुद ही ऐसा होगा कि वो टॉपिक आपको पूरा एक तरीके से याद हो जाएगा। तो ये सामान्य कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको करने से आप किसी भी सब्जेक्ट में आसानी से उस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। हमारे पास कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं बच्चों के द्वारा। तो मैंने अभी बीच में एक फीडबैक बच्चों का लिया, जब उनको 15 से 20 टॉपिक समझा दिए गए, उसके बाद उनसे एक फीडबैक हमने लिया। तो फीडबैक हमने इस तरीके से बना करके लिया कि जैसे माना यहाँ पर हमने अनुक्रमांक लिख दिया और यहाँ पे ऊपर टॉपिक लिख दिया, और नीचे यहाँ पे अनुक्रमांक लिख दिया, यहाँ टॉपिक लिख दिया,
और उनसे यहाँ पे हमने 2 तरीके से बनाया, हर प्रत्येक और रोल नंबर वाइज। यहाँ पर हमने एक बना दिया कि उसको जो स्कूल में टॉपिक पढ़ाया उसको घर में जाके कितने बच्चों ने उसका नोट्स अपने आप से बनाया। तो जिसने नहीं बनाया उसको हमने यहाँ पे 0 कर दिया। उसके बाद दूसरा हमने ये कहा कि कितने बच्चों ने उसको रिवीजन किया 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो यहाँ पर भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इस तरीके से जब एक फीडबैक फॉर्म हमने बनाया तो उसमें हमने देखा कि अधिकांश बच्चों में यही स्थिति रही, यही 0-0 वाली स्थिति रही। ना तो घर में जाके किसी ने उसका नोट बनाया, ना उसको समय से रिवीजन किया। तो अक्सर ऐसी शिकायतें रही बाद में कि उनको वो विषय थोड़ा सा कठिन लगने लगा। और उसमें ये भी देखने को मिला कि जिन भी बच्चों के द्वारा उसका नोट बनाया गया, माना किसी को हमने ये लिख दिया कि उसने नोट बनाया, 1 लिख दिया, रिवीजन कर दिया 3 बार तो उसको 3 लिख दिया। तो उसको स्वयं ये ज्ञात हुआ कि जिनमें उन्होंने नोट बनाया और जिसका उसने रिवीजन किया था, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न उन्होंने आसानी से बना लिए। और ऐसा अक्सर बच्चे कब करते हैं, जब माना अध्यापक उनसे कहते हैं कि कल आपको किसी परीक्षा का आपका टेस्ट होगा, फलाने टॉपिक का टेस्ट होगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसमें उस दिन पहले से, उसके पहले दिन फिर वो उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो किसी भी बहाने से वो टॉपिक आपका रिवीजन हो जाता है तो वो रिवीजन के माध्यम से उसको देख लेते हैं। तो ऐसा करने से भी क्या रहता है कि वो टॉपिक आपका दोबारा रिवाइज हो जाता है, तो वो भी आपको लाभ देता है। तो ये कुछ सामान्य स्टेप्स हैं। आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय को पढ़ते समय ये स्टेप आप उठाते हैं तो आपके अच्छे नंबर्स आते हैं। चाहे आप वो कोई कंपटीशन का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन स्टेप्स को अपनाते हैं तो आपको ये अच्छे मार्क्स लाने वाला होता है। और इसके अलावा यदि आप सामान्य स्कूलों में यदि जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं और सामान्य क्रियाकलाप करते हैं, तो ये आपको केवल पासिंग मार्क तक के नंबर दे सकता है। अच्छे मार्क्स यदि आपको लाने हैं तो आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इतने स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको विषय में गहनता, रुचि भी आपको मिलेगी, विषय में आपकी पकड़ भी मजबूत बनेगी और आप विषय को आसानी से समझ भी पाएंगे। थैंक यू।